श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। डॉक्टर आनंद भारद्वाज संयुक्त निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल यानी 5 सितंबर को हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है, और इस पर यदि आप किसी शिक्षक को आमंत्रित करें और उससे बातचीत करें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भारती जी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमारे सामने एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आता है जी। आज जब हम उनके जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं और कल हम जन्मदिन मनाएंगे, जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक का जो स्थान है न केवल समाज में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही उन्नत और उत्कृष्ट है। शिक्षकों के द्वारा ही विभिन्न महापुरुषों को, जिन्हें हम आज महापुरुषों के रूप में जानते हैं, महापुरुष शिक्षकों ने बनाया, गुरुओं ने बनाया। शिक्षकों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से, व्यसनों से, दुर्व्यसनों से, बुराइयों से बच्चे को बचाकर अच्छाई की तरफ ले जाया जाता है। शिक्षक के द्वारा ही बच्चों के, जिस क्षेत्र में बच्चा उन्नति करना चाहता है, जिस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए उचित माहौल प्रदान किया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा अपना जो जन्म दिवस था, भले ही वो राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन अपना जन्म दिवस उन्होंने शिक्षकों को समर्पित कर दिया और एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षकों की महत्ता को समझने के लिए और बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट जी। जब हम शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है और जो नए मूल्य हैं वो स्थापित नहीं हो पाए हैं। समाज में एक अफरा तफरी का माहौल है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। युवाओं में भी एक अजीब सी बेचैनी है, वो क्या करना चाहता है वो समझ नहीं पा रहा है। हालांकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको हमने प्राप्त भी किया है। तो वर्तमान में आप एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माण की धारा से जोड़ने की जो एक कवायद है, उसमें किस स्थान पर देखते हैं? देखिए भारती जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का शिक्षक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है अपने जो विचारधारा है उसको बच्चों पर लाने के लिए। आप कंपेयर कीजिए, प्राचीन काल के जो शिक्षक थे, चाहे वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हों, चाहे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे थे, उनके लिए भारद्वाज ऋषि जी एक गुरु थे। उस समय गुरु के हाथ में सब कुछ होता था। टेक्स्ट बुक खुद गुरु होता था, करिकुलम खुद गुरु बनाता था, टीचर बनाता था, पेडागोजी किस विधा से पढ़ाया जाएगा शिक्षक निर्माण करता था, इवैल्यूएशन सिस्टम टीचर निर्धारित करता था, फॉलो अप, फीडबैक टीचर निर्धारित करता था। आज टीचर के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक बना बनाया रास्ता है, टीचर को अपने आप को ढालना है और केवल एक सरकारी नौकर के तरीके से उसी रास्ते पर चलते जाना है। आज देखिए, टेक्स्ट बुक बनेगी तो एनसीईआरटी से दिल्ली से बन के आ रही होगी, जिसमें कि भले ही ताजमहल का लेसन तो होगा, लेकिन कण्व घाटी में, कोट द्वार में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कण्व घाटी का लेसन नहीं होगा। वो कण्व घाटी को नहीं जानता। ये आवश्यक। अगर आप बात करें पेडागोजी की, तो पेडागोजी के नाम पर जो हमारा 32 साल और 35 साल का अनुभव रखने वाला शिक्षक है, जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना जानता है, जिसने इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप किए हैं, नवाचार किए हैं, उसको ट्रेनिंग देने के लिए एनजीओज को हायर किया जा रहा है, जो कि वाकई चिंता का विषय है। और उन एनजीओज में 30-32 साल के लड़के या लड़कियां उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो 30-32 साल का अनुभव रखने वाले टीचर्स हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन की बात आ गई। इवैल्यूएशन वो पुराने वाला इवैल्यूएशन नहीं रहा है। केवल मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक पेड़ के नीचे बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, सांप है, हाथी है, बंदर है, और उनको केवल एक क्वेश्चन दिया जाए कि जो भी इस पेड़ पर चढ़ेगा उसको परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो आप समझिए कि परीक्षा देने से पहले ही हाथी तो फेल हो। यही है हमारे यहाँ। इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 12 में मान लीजिए 50,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टेट में, तो 50,000 बच्चों के लिए एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, एक ही तरह का कंटेंट होगा।
अब उसमें हम उम्मीद करेंगे कि सारे के सारे बच्चे 98% लाएंगे। उनमें से एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो डांस में बहुत अच्छा है। तो हम उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम उसी चीज़ पर चल रहे हैं जो एक बार निर्धारित हो गई है। तो इसमें भी शिक्षक पिछड़ता हुआ दिखता है। जानता है टीचर कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाएगा, लेकिन पेरेंट्स का दबाव है कि उस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, समाज का दबाव है कि उस बच्चे को इंजीनियर बनाना है। इंजीनियर बनाने की दिशा में शिक्षक को उसे जबरदस्ती ले जाना पड़ रहा है, बच्चे की मनोभावों को जाने बिना। इसी प्रकार से फॉलोअप, फीडबैक, हर चीज़ के लिए गाइडलाइंस निर्धारित हैं और उन गाइडलाइंस के ऊपर टीचर को चलना पड़ता है। इसलिए जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट्स ऑफ टीचर है वो नहीं हो। निश्चित तौर पर उसको बहुत से ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं शिक्षण के अतिरिक्त, जिसमें उसकी ना तो रुचि है और उससे कहीं ना कहीं उसका जो शिक्षण कार्य है वो भी प्रभावित होता है। क्या आप ये भी कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया भारती जी आपने। आप देखिए, एक क्वेश्चन ये भी इसके साइड में, एक क्वेश्चन ये भी आएगा, हो सकता है आप ही रेज करने वाले हों, कि प्राइवेट स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे सरकारी स्कूल्स में टीचर्स को बहुत सारे काम दे दिए जा रहे हैं। हाजिरी लेने से लेकर, हाजिरी लेना तो चलो स्कूल का काम हम मान लेते हैं, जिले के जितने भर काम है, आपदा में टीचर को लगाया जा रहा है, पल्स पोलियो अभियान में टीचर को लगाया जा रहा है, एड्स का जागरूकता करनी टीचर को लगाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा जागरूकता करनी टीचर को लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब टीचर एंगेज रहेगा बहुत सारे काम में, तो पब्लिक स्कूल्स का टीचर तो एंगेज रहता नहीं है, तो इसलिए पब्लिक वो टीचर ज़्यादा फोकस्ड रहता है, ज़्यादा फोकस रहता है। और जितने भर प्रोग्राम्स मनाए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शिक्षा विभाग के अलावा जितने भर विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, नियोजन विभाग है, सेवा योजन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, आरडब्ल्यूडी है, पशुपालन विभाग है, रोजगार विभाग है, कितने भी विभाग हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनको प्रचारित करना है तो एक रैली चलो बच्चों की निकलवा देते हैं, चलो बच्चों का एक वाद विवाद प्रतियोगिता करवा देते हैं, चलो बच्चों का एक पेंटिंग प्रतियोगिता करवा देते हैं, चलो बच्चों का एक निबंध प्रतियोगिता करवा देते हैं। ये सारी प्रतियोगिताएं जरूरी होती हैं और बच्चे करते भी हैं, लेकिन जब एक्सेस हो जाती हैं, हर महीने कई सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो ये सरकारी स्कूलों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ भी और शिक्षकों के साथ भी। उनको ज़्यादा लिबर्टी मिलनी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ज़्यादा लिबर्टी मिलनी ज़रूरी है, उनको वर्किंग आवर्स जो है टीचर्स को मिलने बहुत ज़रूरी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि चुनौतियाँ आपके सामने हैं, उसके बाद भी जो शिक्षक है वो अपना बेहतरीन दे पा रहे हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें सरकारी विद्यालयों से बच्चों ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। हम बात करते हैं कि जो सामाजिक मूल्य घटित हो रहे हैं उनको लेके आपकी क्या राय है कि इसमें किसका प्रभाव है और एक शिक्षक से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है बहुत सारे फैक्टर्स चेंज। एक जमाना था जब बच्चा माता पिता के, गुरु के और घर में आने वाले जितने भर अतिथि होते थे सभी के पैर, धीरे धीरे ये प्रथा कम होती चली जा रही है। बच्चे गुरुओं के, माता पिता के अभी भी पैर छू रहे हैं, लेकिन बहुत सारे परिवारों में वो भी नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा एक जमाना था जिस समय हमारे पूर्वज नाम की एक किताब चला करती थी 6th 7th 8th में। उसमें इतने सारे महान पुरुषों की कहानियां थी जिनसे शिक्षा लेकर बच्चा अपने जीवन को ढालता था। आज हमारे पूर्वज नाम की पुस्तक तो बंद हुई ही, मॉरल एजुकेशन की कोई किताब न तो हमारे उत्तराखंड बोर्ड में चल रही है, न यूपी बोर्ड में चल रही है और न ही सीबीएसई बोर्ड। वो पुस्तक बहुत ज़रूरी थी चलानी। इसके अलावा इसके लिए कुछ मार्क्स अंकित दिए जाने बहुत ज़रूरी थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा सीबीएसई ने एक सिस्टम एवेल्यूएशन का निकाला, CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एवेल्यूएशन। उसमें क्या उन्होंने कहा कि हम अभी तक जो बच्चे का एवेल्यूएशन कर रहे थे वो केवल उनके लिखने का कर रहे थे, जो उन्होंने रट लिया और लिख के आगे, केवल दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। हम उनके कॉग्निटिव डोमेन का एवेल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा एक्सीडेंट हुआ है, वहां गिरा हुआ है, आप किसी स्कूल के बच्चे, DPS के बच्चे वहां से निकल के जा रहे हैं, आप उनका एवेल्यूएशन कर रहे हैं, सड़क पर खड़े हो गए। एक बच्चा जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करता है, कैसे चोट लगी है, क्या बात हुई है, कितना खून बहा है, वो चला जाता है। उसके अंदर कॉग्निटिव डोमेन, इसका मतलब उसे केवल कॉग्निटिव डोमेन के ही मार्क्स मिलने चाहिए। दूसरा आता है, ये जानकारी भी हासिल करता है और वो भावुक भी होता है, उसके आंसू भी निकला कि किसका बच्चा है, कितना खून बह गया। उसके अंदर इफेक्टिव डोमेन भी है, भावनात्मक पक्ष भी है। और तीसरा आता है, जानकारी भी हासिल करता है, भावुक भी होता है, उस बच्चे को उठा के अपनी मोटरसाइकिल में बैठा के हॉस्पिटल ले जाता है, उसका ट्रीटमेंट करा के घर छोड़ के आता है। उसके अंदर
क्रियात्मक पक्ष भी, माने साइकोमोटर डोमेन भी है। तो अगर साइकोमोटर डोमेन हमें डेवलप करना, तभी कुछ बच्चे के अंदर बदलाव हो सकते हैं। केवल एग्जाम में रटे रटाई क्वेश्चंस को लिख देना, उनके आधार पे इवैल्यूएशन कर देना, उसके आधार पर टॉपर घोषित कर देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बता देना, ये पर्याप्त नहीं है। तो सीसीई का 100% पालन अगर होगा तो ये आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो चिंता दूर हो जाएगी, तो बच्चे के अंदर मोरलिटी अपने आप ही डेवलप। नई शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें काफ़ी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आएंगे और हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और वो अन्य विषयों को भी पढ़ सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी हैं और हमने जो करिकुलम है उसमें भी बहुत परिवर्तन किए, क्षेत्रीय भाषाओं को भी उसमें जोड़ा गया है। तो आप नई शिक्षा नीति को किस प्रकार एक प्रभावी कदम के रूप में देखते हैं? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है भारती जी। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे पहले अगर देखेंगे तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 आई थी जो कि कोठारी कमीशन के सिद्धांतों पर आधारित थी। उसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई जो कि प्रोफेसर यशपाल के एजुकेशन विदाउट बर्डन के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन इस समय जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। अगर हम ECC से लें, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से लें, तो उसमें जो हमारी आंगनवाड़ियाँ चला करती थी, जो प्री प्राइमरी क्लासेस थी, दूर चला करती थी, उनको समाहित करके स्कूल में लाया जा रहा है, जिससे कि बच्चा प्री प्राइमरी से ही वेल इक्विप्ड होके हमारे प्राइमरी स्कूल्स में आएगा। दूसरा, एक आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे तो उस समय होता था, पढ़ने का पहला मकसद क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक छोटे बच्चे को आना चाहिए, लेकिन हम उससे दूर हो गए थे, बच्चे की इन चीज़ों को हम देख नहीं रहे थे। तो इसके लिए FLN नई एजुकेशन पॉलिसी में आया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी पक्का तरीके से आनी चाहिए, किताब पढ़ना, किताब लिखना और मैथमेटिक्स। इसके अलावा हम देखेंगे कि बोर्ड चेंज करने की भी शिथिलता इस पॉलिसी में दी गई है। पहले एक बोर्ड से अगर 11th कर लिया दूसरे बोर्ड में नहीं जा सकता था, 12th भी वहीं से करनी पड़ती थी। तो अब बोर्ड भी चेंज हो सकता है। बोर्ड्स भी प्राइवेट बोर्ड ओपन करने के लिए इसमें प्रावधान हो गया है। और एक सबसे बड़ी बात ये हो गई है, जैसे किसी बच्चे ने अगर बीटेक में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर करके सेकंड ईयर करके किसी कारणवश परिवार नहीं पढ़ा पा रहा है, वो घर में बैठ गया है, तो वो बैठ ही जाता था। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में यह है कि अगर केवल फर्स्ट ईयर पास कर ली तो उसको ITI का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ITI के इक्विवेलेंट। और अगर सेकंड ईयर भी कर ली तो उसको डिप्लोमा के बराबर मिल जाएगा। अगर उसने कंप्लीट कर लिया तो डिग्री मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है। इसके अलावा मार्क्स क्रेडिट करने का भी इसमें प्रावधान है। जैसे 12th में बच्चा फेल हो रहा है, इस साल मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स में वो पास हो गया, 2 में फेल हो गया है, तो 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे, उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स को वो 6-6 महीने बाद एग्जाम करने की बात आई रही है, 6 महीने बाद एग्जाम देगा तो उसको पास कर लेगा। तो बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और ऑलराउंड डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है। बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन है अपने देश में देखेंगे। डॉक्टर भारद्वाज, क्या शिक्षक बनना एक अंतिम विकल्प रह गया है या लोग इच्छा से भी शिक्षक बनना चाहते हैं? आपने बहुत सही कहा कि क्या अंतिम विकल्प के रूप में शिक्षक बन रहे हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। अभी मैं क्लासेज में जाता हूँ, स्कूल्स को विजिट करता हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों से पूछता हूँ, पहला सवाल मेरा यही होता है कि तुम क्या बनना चाहते। तो अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है, जब से 5th पे कमीशन के बाद टीचर्स की सैलरी बढ़ी, 6th पे कमीशन में भी बढ़ी और बाद में भी बढ़ी, तो उससे एजुकेशन को टारगेट के रूप में लेके कि हमें टीचर बनना है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए पहले क्या होता था, BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, अब इंटीग्रेटेड जो BEd आ गई है, BA एड या BSc एड आ गई है, उसमें सीधे ही 12th के बाद प्रवेश ले रहे हैं। इसका मतलब टीचर बनने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। ऐसा 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आ रहे हैं जो शुरू से ही टीचर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी कहा जाता है कि अध्यापकों की कमी है, अच्छे टीचर्स की कमी है, इससे कितना सहमत हैं आप? अच्छे शिक्षकों की कमी है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो टीचर बनता है, चाहे उसने BTC किया है, DLED किया है, B.Ed किया है, BPEd किया है, उसके अंदर ऐसे कौशलों का विकास हो चुका होता है कि बच्चों को मन से पढ़ा सके। एक कमी रह जाती है एटीट्यूड की। किसी किसी का एटीट्यूड ऐसा होता है कि मुझे पढ़ाना, मन लगा के पढ़ाना है, बच्चे मेरे हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करा के मानना है, बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो मेरी प्रोग्रेस है। और
ऐसे टीचर आइडियल टीचर कहलाते हैं और बनते हैं, देखते हैं, उनका आउटपुट भी देखता है। शिक्षक गुरु होता है और गुरु की जो महत्ता है वो सबसे ऊपर होती है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, जैसे कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने चर्चा की थी कि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में भी देखा जाता है, और यदि आज हमारे पास बहुत अच्छा नेतृत्व है, हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो उसके पीछे शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम चंद्रयान 3 को लेकर चंद्रमा पर उतर चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने ये कारनामा करके दिखाया है, उनके पीछे भी उनके अध्यापक रहे होंगे, गुरु रहे होंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से किस रूप से आप प्रेरित करना चाहेंगे हमारे टीचर्स को कि वो आगे आए? बिल्कुल, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। आपने देखा चंद्रयान 3 चांद पर उतरा है। उन वैज्ञानिकों का इसमें जितना योगदान है, उतना ही योगदान उन शिक्षकों का भी है जिन्होंने उन वैज्ञानिकों को पढ़ा। ऐसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो बहुत अच्छे से डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, हर मर्ज का इलाज, हर मर्ज का ऑपरेशन हमारे भारतवर्ष में ही हो रहा है, उन शिक्षकों को भी श्रेय जाता है। और सबसे ज्यादा श्रेय तो उन शिक्षकों को भी जाता है जो एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि प्राथमिक में जैसा विचारधारा बच्चों के दिमाग में भरती जाती है, वही विचारधारा चलती रहती है। तो अपना एटीट्यूड जो शिक्षकों का है, अपनी महत्ता को पहचाने और ये पहचाने कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। एक ऑनरशिप की फीलिंग आ जाए कि हम जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे उस दिशा में हमारा देश बढ़ेगा। और अपने जो शिक्षकों की पहचान है उसको बचा के रखें। शिक्षकों की जो महिमा है, जो लोगों में शिक्षकों के प्रति आदर भाव है, उसको बचा के रखें। ऐसे कार्य करना हमारा सभी का दायित्व। तो डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो शिक्षक हैं उनको प्रेरित किया है कि वो अपनी भूमिका को बखूबी पहचाने और राष्ट्र के निर्माण में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, क्योंकि हमने स्वयं देखा है कि एक टीचर किसी के भी जीवन की धारा बदल सकता है। आप आज स्टूडियोज में आए, इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आपको, और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी, धन्यवाद आकाशवाणी।